नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में अनेक व्यवसाय करते हैं, जैसे गोपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन। किसान भाइयों, आज हम आपको कम समय कम कीमत में अधिक लाभ देने वाले व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे। इस समय हम बैठे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर की सूकर पालन इकाई में, और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत राय साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया आपकी इकाई बनी हुई है, कुछ पशु यहाँ आहार ले रहे हैं। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सूकर पालन का क्या महत्व है किसानों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए, उसकी क्यों आवश्यकता है? जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ लगभग 70 से 75% आबादी जो है वो कृषि के ऊपर निर्भरशील है। और कृषि का जो व्यवसाय है ये बारिश के ऊपर निर्भरशील है, क्योंकि पूरे 100% एरिया सिंचाई नहीं मिलती है साल भर, तो इसीलिए बारिश के ऊपर पूरे डिपेंडेंट होते हैं। वो इससे जो खेती है वो दिन प्रतिदिन खेती के अंदर रिस्क बहुत बढ़ रहा है, और रिस्क को एडजस्ट करने के लिए वो ये पुराना प्रथा है, कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते आ रहा है। लेकिन ये आने वाले टाइम में जो बहुत हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड यूज कर रहे हैं किसान, उसके साथ साथ नए वैरायटीज़ उगा रहे हैं फसलें, तो जिसके साथ साथ वो भी रिस्क बढ़ा है। उसे कभी कभी किसान नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि उसका फसल सही ढंग से नहीं हो पाता है। और किस साल बारिश नहीं हुई, किस साल ओला पड़ गए, तो ऐसे बहुत सारे आपदाएं हैं जिसके कारण कृषि एक रिस्की बिजनेस हो गया। तो इसको एक्चुअली भरपाई करने के लिए किसान अगर इसके कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन में भी ध्यान दे तो इससे भी काफ़ी आमदनी हो सकता है। और सूकर ऐसे एक प्राणी है जो कि इसका वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो जन्म के समय इसका वज़न लगभग 1 से 1.25 किलो के आसपास होते हैं, लेकिन ये 45 से 50 दिन के अंदर इसका वज़न लगभग 8 से 9 किलो हो जाता है, और 2 महीने तक इसका वज़न लगभग 12 से 13 किलो हो जाता है। और जैसे देखा गया, जो अपने आसपास जो सूकर को हम देखते हैं, लोगों के अंदर एक गलत धारणा है, जो सूकर एक गंदे जानवर है, तो ये कचड़े में पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जैसे पशु हम पालते हैं, तो इसको अगर देखा जाए ना, सभी परिवार में जो घर में जो पशु पालते हैं उसमें देखा जाए सूकर सबसे क्लीनेस्ट एनिमल है, सबसे साफ सुथरा रहने वाला जानवर है, क्योंकि ये ऐसा जानवर है जो इसका मादा जो है बच्चे को इसको टॉयलेट ट्रेनिंग देता है। और ये कभी जिस जगह पे इसका खाने का जगह है और इसको जो रहने का जगह है, वहाँ कभी ये पेशाब नहीं करते, ना इसको मल त्याग करते। तो इसलिए ये हमेशा देखेंगे साफ बिल्कुल अपने फार्म में देखेंगे जो जानवर बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें शरीर में आपको एक स्पॉट नहीं मिलेगा, उसका स्टूल का एक स्पॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटे से ऐसे ट्रेंड होते हैं। इसका मदर जो है इसको ट्रेंड करते रहते हैं, तो ये कभी अपने जगह में कभी मल तक नहीं करते। तो क्योंकि हम जो आसपास देख रहे हैं ना, उसको सही ढंग से हम रख नहीं पाते, सही ढंग से रखा नहीं जाता है, उसको खाना नहीं देते हैं, उसको हम छोटे जगह में बंद कर देते हैं। और एक सूकर के साथ दिक्कत है, सूकर के जो पसीना निकलता है, सूकर के पसीना नहीं होते, तो जिसके कारण इसके शरीर से शरीर में हीट को डेसिपेशन नहीं होता, हीट बाहर से नहीं जा पाता, तो इसीलिए ठंडक जगह ढूंढता है। तो जहाँ कीचड़ है पानी में, वहाँ जाके अंदर घुस जाते हैं, तो उसमें उसको ठंडक मिलता है। तो जिसके कारण
तो ये हमेशा आप देखेंगे रोड के किनारे एक कीचड़ में बैठा है, तो उसको हम वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। सूकर का जो शरीर का तापमात्रा है वो लगभग 101 से लेके 102 डिग्री तक होता है, लेकिन इसको रहने के लिए, क्योंकि इसका शरीर में फैट का कवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण इसको गर्माहट ज़्यादा लगते हैं, तो ये चाहते हैं ठंडक ठंडक पसंद करते हैं। और फार्म में देखा जाए तो ये एक जब हम सूकर पालते हैं तो फार्म का जो उसका आवास है ना, उसके अंदर जो उसका जो तापमात्रा है वो लगभग 21 से लेके 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, जो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है और वो पसंद भी करते हैं। तो जब गर्मी में टेम्परेचर जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 35-40 डिग्री तक पहुंच गया, तो उसके लिए बहुत असहनीय हो जाता है, वो तब जाके कीचड़ में घुस जाता है और पानी में घुस जाता है। तो ये जो अपने अंदर जो धारणा है, हम जो देखे है वो सूकर के बारे में जो धारणा है वो गलत धारणा है। सूकर बिल्कुल साफ सुथरा जानवर है, और इसके साथ साथ सूकर का और एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये बहुत कम समय में पैसा को मतलब रिटर्न जो है, कोई भी बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो आज अगर पैसा डालें तो बहुत जल्दी से जल्दी पैसा आपके पास रिटर्न आए। वैसे बाकी पशुओं को हम पालते हैं तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 1 साल 1.5 साल बाद हम आज पैसा लगाए तो 1.5 साल 2 साल बाद उससे मतलब आमदनी मिलते हैं। बट सूकर ऐसे है, अगर कोई बच्चा 2 महीने का बच्चा खरीद के ले जाए, वो उसको 7 महीना भर पाले, 7 महीना अगर पालेंगे, 7 महीने में उसका वजन लगभग जो उसका उम्र जब 8 से 9 महीने हो जाएगा, उसका वजन लगभग 70 से 80 किलो हो जाता है, और वो उस टाइम आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और एक सूअर बेच के रेट, जैसे आज का दिन में जबलपुर या मध्य प्रदेश में ये सूकर का जो लाइव कीमत है लगभग 200 से 250 रुपया केजी है, तो लगभग अगर 80 किलो का जानवर है तो उसमें 16,000 से 17,000 रुपया में बिक सकता है। मतलब सिर्फ 7 महीने के अंदर, मतलब जो बच्चा हम खरीद के ले आए 7 महीने के अंदर उसको बेच दे तो इतना। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी, और कम समय में, कम समय में आपका रिटर्न मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब समय है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वजीत राय। आप हमें सूकर पालन की जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हमारे जो इसका रोजगार करना चाहें तो किन किस्मों को उनको मतलब बढ़ाना चाहिए, चयन करना चाहिए? जैसे देखिए, हमारे आसपास जो देसी जानवर है वो तो अच्छा है, लेकिन उसका वृद्धि दर ज़्यादा नहीं होता है। मतलब वो क्या चर के खाते हैं, उसका एडाप्टेशन ऐसे हो गया तो वो उसका वृद्धि दर कम है, लेकिन वो आसपास में जो मिलता है वो खा के जिंदा रह सकता है और अच्छे से उसका पोषण हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे अपने पास है जो जानवर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का क्रॉस है। मतलब ये बेसिकली इंग्लैंड के ब्रीड है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, उसके साथ आपने जो देसी नस्ल है उसका क्रॉस है, और जिसका वृद्धि दर भी अच्छा है। और इस वातावरण में सबसे बात है, कोई भी जानवर को हम जब ले आए, कोई भी पशु को ले आए, वो इसी क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट में उसको एडाप्टेशन होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, फिर उसका वृद्धि दर रुक जाएगा, और भी कुछ स्किन के प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे उसे वृद्धि दर घट सकता है, तो वो खाना नहीं पाता है कभी कभी जानवर तकलीफ के कारण। तो ये सब चीज़ है, जब हम संकर नस्ल को हम रखेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं है, और साथ साथ इसका वृद्धि दर भी काफ़ी अच्छा है। लगभग एक जो मीडियम एज का एनिमल है वो लगभग डेली 400 से 500 ग्राम डेली बढ़ सकता है, एक नॉर्मल डाइट अगर उसको दिया जाए, और अगर अच्छे से खिलाई पिलाई करे तो 700 ग्राम तक डेली ग्रोथ हो सकता है। अच्छा। मतलब डेली एक दिन में उसका 700 ग्राम तक ग्रोथ हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर प्रजनन की दृष्टि से देखा जाए तो किन नस्लों का चयन करें? प्रजनन तो ना बताएं, इसको ऐसे बताएं जो हम अगर उसको बिजनेस करें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में रखें,
दो टाइप का बिजनेस होता है सूकर में। एक तो कुछ लोग हैं जो सूकर से बच्चा लेते हैं, मतलब मादा पालते हैं, मादा को पालते हैं, उसका बच्चा ले लेते हैं, फिर बच्चे को बाजार में बेच देते हैं। जैसे बच्चे के दूध छूटता है तो तुरंत बाजार में बेच देते हैं। और दूसरे किस्म का जो पशुपालक है जो बच्चे को खरीद लेते हैं और उसको 9 से 10 महीने तक, 8 से 9 महीने पाल लेते हैं। पाल के फिर उसका वजन जब लगभग 80 किलो के आसपास हो जाता है तब बाजार में बेच देते हैं। तो दो टाइप का किसान आपको मिल जाएंगे जो ये इस धंधे में जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए जो अगर मादा के लिए बच्चे लेना है तो पहला चीज़ जब हम सिलेक्ट करेंगे, पहले तो देखेंगे बच्चा उस मादे के बच्चे को सिलेक्ट करें जिसका माँ कम से कम 10 से 12 बच्चा दिए हो, क्योंकि जब माँ का बच्चा ज़्यादा होगा तो उस बच्चे को हम पालेंगे तो आगे जाके उसके भी बच्चे का नंबर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। मतलब किसी मादी को अब सिलेक्ट करेंगे, मादी है अगर नर भी है तो उसको जब सिलेक्ट करेंगे पहला चीज़ देखना है उसका माँ के बच्चा है कम से कम 10 से 12 हो। उसके साथ साथ उसका थन जो है, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा होंगे थन भी होना चाहिए दूध पीने के लिए। थन कम से कम 12 हो, 12 से 14 होना चाहिए। 12 या 14 अच्छा है, लेकिन 14 हमेशा नहीं मिलता है, तो 12 कम से कम हो। तो ये सूकर पालन के पहले देख लेना चाहिए कितने उसके थन हैं। हाँ, थन ये पहले ही शुरू में ही। अच्छा, शुरू में ही जब हम खरीदने जा रहे हैं ना, जैसे 2 महीने का बच्चा खरीदे, 3 महीने का बच्चा खरीदे, तो उस टाइम हमको देखना है जो उसमें कम से कम 12 थन, 12 से 14 हो तो और अच्छा है। उसके साथ साथ वृद्धि दर भी अच्छा हो, सूअर का लंबाई अच्छा हो, और जिस ब्रीड का हम ले रहे हैं तो उस ब्रीड का टिपिकल जो कैरेक्टर होता है वो नहीं है कि नहीं है। उसके साथ साथ कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे कभी कभी जानवर में किसी का पैर में डिफेक्ट है, किसी का शरीर में और कोई डिफेक्ट है, ऐसे कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो डिफेक्ट होगा तो आगे जाके वो हम उसको ब्रीडिंग के नहीं रख सकते। जो किसान भाई या पशुपालक भाई सूकर पालन करना चाह रहे हैं तो उन्हें पहले नस्लों का चयन करना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि जो आप नस्ल खरीद रहे हैं उसकी प्रजनन क्षमता कितनी है, और अगर 10 से 12 बच्चे उसको हुए तो उसको इतने थन होना चाहिए कि हर बच्चा एक थन पी सके। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि गांव में भी देखते हैं और शहरों में भी देखते हैं कि सूकर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ना कोई आवास की ठीक व्यवस्था, ना कुछ दिखता, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए इसकी आवास की व्यवस्था कैसी होना चाहिए। आवास की व्यवस्था में बात करें तो पहले सूकर के लिए जगह बहुत कम चाहिए, ऐसे बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। तो एक जो एडल्ट मतलब आप जो कह रहे हैं बहुत कम चाहिए, तो इसका क्या आधार है, क्या किस आधार मतलब पर कह रहे हैं? एक अगर वयस्क जो मादा है उसको लगभग 2 से 3 स्क्वायर मीटर, लगभग 20 से 30 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ये तो बंद जगह जहाँ पे रात को हम बंद करते हैं, बाकी उसको खुला जगह कुछ घूमने और धूप जहाँ मिलता है ऐसी जगह होना चाहिए। वो लगभग 30 से 35 स्क्वायर फीट चाहिए एक एनिमल के पीछे, एक के लिए। एक के लिए। अगर एक कमरा बनाए जिसमें हम 3-4 रखना चाहते हैं तो उसका बंद जगह लगभग 50 से 60 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और बाहर के बाड़े जो है वो लगभग 60 से 80 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इस जगह में हम 3 बड़े वयस्क जानवर को रख सकते हैं, वयस्क पशुओं को रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वजीत राय। आप हमें सूकर पालन की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि आवास बने हैं, उसके इस तरफ ना उस तरफ, इस बाड़े जैसे बने हैं, बंद बाड़े। इसके बारे में बताया कि ये ठीक है व्यवस्था आवास की? हाँ, ये तो साइंटिफिकली बना है। हाँ। ये जैसे पशुओं को जब आवास देते हैं ना उसमें 2 चीज़ ध्यान देते हैं। एक तो पहला है उसका प्रोटेक्शन मतलब धूप से, मतलब गर्मी के टाइम धूप से उसको बचाना है। उसके बाद ठंड के टाइम उसको ठंड से बचाना है।
तो इसीलिए एक बंद एरिया, बंद कमरा है जिसमें हम उसको रात को बंद कर देते हैं और दिन में उसको खुला छोड़ देते हैं, जैसे उसको धूप मिले, क्योंकि धूप भी बहुत एसेंशियल है। उसको बिना जानवर का वृद्धि नहीं होगा, ग्रोथ नहीं आएगा। उसके साथ साथ जो नर पशु है उसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा जगह चाहिए। क्यों? लगभग क्योंकि नर पशु उसका साइज बड़ा होता है, एक तो है, उसको घूमने घामने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, नहीं तो उसका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आएगा। तो वो लगभग 50 से 60 स्क्वायर फीट चाहिए एक जानवर। मतलब जिस जगह में हम 3 मादी को रख पाएंगे उस जगह पे एक नर को रख पाएंगे हम। तो नर के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और नर को हमेशा एक इंडिविजुअल पेन में, मतलब नर के साथ किसी और दूसरे नर को नहीं रख सकते। मादी तो एक साथ हम 3, 4, 5, 10 तक भी रख सकते हैं अगर कमरे का साइज बड़ा है। लेकिन नर हम सिंगल ही रखेंगे, नर आपस में नहीं तो लड़ पड़ेगा, फिर एक दूसरे को इंज्योर कर सकते हैं। किसान भाइयों, चाहे मनुष्य हो या पशु, आहार का बड़ा ही महत्व है। अगर आहार प्रबंधन ठीक होगा तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, उनसे लाभ अधिक मिलेगा। डॉक्टर साहब, फिर आहार के प्रबंधन के बारे में बताएं, कैसे आहार प्रबंधन होना चाहिए, कब कब देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध पीते हैं। तो ये लगभग सूकर में ये चीज़ लगभग 40 से लेकर 42 दिन तक, आजकल और अच्छे खिलाई पिलाई हो रहा है, तो वो लगभग 35 दिन में, 30 से 35 दिन में भी माँ का दूध उससे छुड़ा सकते हैं। लेकिन माँ का दूध जब छुटाएंगे तो उसके साथ साथ उसको दाना भी मिलना चाहिए, ऐसे पौष्टिक दाना मिलना चाहिए जिसको उसको बच्चे का वृद्धि दर चलता रहे। तो इसके लिए क्या, एक क्रीप स्टार्टर नाम से पहला जो क्रीप फीड बोलते हैं उसको, तो पहला जो दाना है सूकर को देते हैं बच्चे को, उसको क्रीप फीड कहलाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का वृद्धि दर ज़्यादा होते हैं और उसमें प्रोटीन का जरूरत है। जैसे मनुष्य में भी ऐसे होता है, बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन जहाँ पे है ऐसे फीड हम खिलाते हैं। तो ऐसे ही पशुओं में भी जैसे बच्चे दूध पीने के साथ साथ 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन के अंदर उसको थोड़े थोड़े करके ये क्रीप फीड देना चालू कर देते हैं। और क्रीप फीड के अंदर जो है लगभग प्रोटीन का मात्रा 20 से 22% तक होता है और बाकी चीज़ एक संतुलित आहार बना के हम देते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन और जो चीज़ है ये सब सही मात्रा में दे के एक संतुलित आहार बनाता है, जिसको बच्चे के एक छोटा सा एरिया में उसको दे देता है, जिसका उसको माँ ना खा जाए, उसको सिर्फ बच्चे का एक्सेस है, ऐसी जगह बना दे जिसमें नहीं तो, क्योंकि माँ का जो डाइट है ना, उसका मादा का जो डाइट है वो अलग है और बच्चे का डाइट अलग है। मादा का जो दाना है उसमें लगभग 15 से 16% प्रोटीन रहता है, लेकिन बच्चे का जो प्रोटीन का मात्रा है वो 20 से 22% है। और प्रोटीन का जैसे मात्रा बढ़ता है तो फीड का जो कीमत है ना वो प्रोटीन से बिल्कुल लगा हुआ है। प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो फीड का कीमत भी बढ़ जाएगा। तो अगर देखें तो व्यावसायिक दृष्टिभंगी से तो उसमें हम लोग बच्चे को पहले ऐसे फीड ऑफर करें जो मादा ना खा पाए और उसका माँ ना खा पाए, और माँ के इसको ज़रूरत भी नहीं है। माँ की जो ज़रूरत है वो लगभग 15 से 16% प्रोटीन वाला फीड चाहिए। इसके बाद बच्चे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होता है, लगभग 30 से 35 दिन के अंदर हम बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं। माँ से मतलब वो दूध का उसका ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से जो फीड हम बाहर से अलाउ करेंगे तो वो खा के आराम से उसका वृद्धि दर बजा रहेगा। उसके साथ साथ जैसे माँ से बच्चे को जैसे अलग किया तो तुरंत मादी 10 से 15 दिन के अंदर तुरंत हीट में आ जाता है, मतलब दूसरे बार ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हम बच्चे को माँ से अलग करेंगे उतना जल्दी वो मादी से दूसरा बच्चा लेने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए 35 दिन में हम बच्चे को अलग कर देते हैं। बच्चे का अलग करने के बाद लगभग जो फीड है, क्रीप फीड है, वो लगभग 15 से 20 दिन वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद और एक दूसरा ग्रोअर फीड चालू करते हैं, उसका प्रोटीन का मात्रा लगभग 18 से 20%, थोड़ा सा कम है। ऐसे धीरे धीरे हर 3 से 4 महीने में प्रोटीन का मात्रा धीरे धीरे 1 से 2% कम करते जाते हैं। और इसका वेट लगभग 60 से 70 किलो जब हो जाता है तब इसका प्रोटीन का मात्रा 15 से 16% तक पहुँच जाते हैं। और 70-80 किलो जब हो जाता है तो उसको मार्केट कर देते हैं। जिसको मीट के लिए बेचना है 80 किलो से 90 किलो जब हो जाता है तो उसको मीट के लिए बेच देते हैं। कि ये तमाम अपनी चर्चा हुई है, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को। तो अंत में एक ही बात जानना चाहता हूँ कि जो नौजवान युवा पढ़ लिख कर गाँव में या शहर के नज़दीक रह रहे हैं, इस व्यवसाय को करना चाहें तो आप उनको क्या मार्गदर्शन सलाह देना चाहेंगे? हम तो सलाह देंगे, पहले शुरुआत में पहले तो आपको जानकारी लेना है
ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के पहले प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। उसके लिए 3 दिवसीय 5 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ चलता रहता है। तो आप पहले आके आपका प्रशिक्षण ले लीजिए, यहाँ आके सीख लीजिए और अपने फार्म में इन हैंड ट्रेनिंग कर लीजिए, जहाँ हो रहा है उसको देख लीजिए। इसके बाद आप जगह चुन लीजिए किस जगह पे आपको करना है। तो ये एक तो चीज़ है, ये घर के आसपास ना हो, थोड़ा दूर हो, क्योंकि ये खाते हैं ज़्यादा तो इसका फीसेस भी ज़्यादा निकलता है, जो मल मूत्र में ज़्यादा निकलता है। तो ये थोड़ा स्मेल का प्रॉब्लम है इसमें। तो ये जहाँ पे मनुष्य का बसवास है तो उससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। अच्छा। तो उसमें नहीं तो क्या कुछ कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, जो ये स्मेल आ रहा है तो आपको ये परमानेंट स्ट्रक्चर आप बना लिया तो उसमें हटा नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा जहाँ पे लोग रहते हैं रहवासी एरिया से थोड़ा सा दूर में रहे तो अच्छा है। तो उसके साथ साथ इसके बाद जैसे आपको बड़े स्तर पे पालना है तो पहले तो आप ट्रेनिंग ले लिए, ट्रेनिंग के बाद दूसरा है आपको जगह चूज करना है किस जगह पे बनाना है। तो तीसरा है आप गवर्नमेंट जो अनुदान दे रहा है तो उसमें, और ये एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो सब्सिडी है ना या हर वर्ग के लिए है, ऐसे कोई अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है, कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ग का लोग पाल सकते हैं। और आजकल हम लोग से बहुत लोग ऐसे ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं जो उच्च वर्ण का, जो कभी सोचता ही नहीं था, वो आज IT प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं लोग। अभी उस बिजनेस में मतलब उसका जो वर्क फ्रॉम होम हो गया तो लोग घर में है, तो उसके साथ साथ कुछ आदमी को लगा के वो ये बिजनेस में आ रहे हैं। बहुत जैसे रीवा है और भोपाल है, इसके आसपास बहुत बड़े बड़े फार्म आ रहा है, जो IT प्रोफेशनल है वो आज इस बिजनेस को अपना रहा है एक सप्लीमेंट्री इनकम के लिए। जी जी, अतिरिक्त आमदनी के लिए, अतिरिक्त आमदनी के लिए सब लोग इसमें जोड़ रहा है। डॉक्टर साहब, सच मानो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे प्रदेश के नौजवानों, किसानों को और गांव में रहने वाले जो युवा हैं उनके लिए दी। निश्चित तौर से आपकी राय मानकर वो इस व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं और जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। गेहूं खरीदेगी सरकार, सहरिया परिवारों को पशु वितरित, कृषि में बढ़ेगा ड्रोन का प्रयोग, नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई और बीजों की जानकारी मोबाइल पर। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की घोषणा की है। इसी के साथ धान किसानों को प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा भी की है। इस वर्ष अभी तक प्रदेश के 1,88,000 से अधिक किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे में जो भी किसान इस दौरान गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराकर MSP पर गेहूं बेचते हैं, उन्हें गेहूं पर बोनस मिलेगा। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। यदि मध्य प्रदेश सरकार 2,600 रुपये प्रति क्विंटल पर किसानों से खरीदी करती है तो किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस राशि मिलेगी। राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में राशि जमा करेगी। इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पशुपालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना चल रही है। योजना के तहत पिछले दिनों राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने डबरा जनपद की ग्राम पंचायत छीमक में आयोजित एक कार्यक्रम में 32 पशुपालकों को 2-2 भैंस एवं पशु आहार का सामान वितरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के माध्यम से सहरिया परिवार के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। इसके साथ ही उनके परिवारों को पौष्टिक आहार भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि सहरिया समुदाय के लोग आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सहरिया परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना संचालित की गई है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार ने ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों और तथ्यों को शामिल किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में फसलों, विशेषतः धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों यानी नरवाई को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। जिन किसानों के पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण नुकसान के रूप में 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक की भूमि जिन किसानों के पास है उन्हें 5,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उस पर नरवाई जलाने पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए 15,000 रुपये प्रति घटना के हिसाब से आर्थिक दंड भरना होगा। किसानों को प्रमाणित बीजों से संबंधित विस्तृत जानकारी अब आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था के टैग पर 2D QR कोड लगाया जाता है। किसान इस टैग को अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पर प्रमाणित बीज लॉट के लिए जारी प्रमाण पत्र खुल जाएगा। इसमें बीज लॉट की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। इसमें किसान फसल, किस्म, लॉट क्रमांक, टैगों की सीरीज, पैकिंग साइज, पैकिंग मात्रा, बीज परीक्षण परिणाम, अंकुरण, भौतिक शुद्धता, अन्य फसलों, अन्य पहचान योग्य बीज, खरपतवार, नमी के साथ साथ किसान और किस संस्था के द्वारा बीज का उत्पादन किया गया है और किस सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पैकिंग एवं टैगिंग की गई है जैसी पूरी जानकारी स्कैन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, अभी आपने देखा कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ अन्य व्यवसाय के रूप में सूकर पालन करें तो निश्चित तौर से कम समय, कम कीमत में अधिक आय प्राप्त होगी। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।